नमस्ते, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके बाद अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए का ऐलान करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। देश भर में सीएए लागू हो चुका है। उम्मीदें जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में यह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो सकता है और आज ये एक्ट लागू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझाते हैं कि आखिरकार सीएए यानी नागरिकता संशोधन एक्ट है क्या। इसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का कानून बनाया गया है। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी रह रहे हैं भारत में, उनको किस तरह से नागरिकता दी जा सके, उनके उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, जिसमें 3 देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का ये कानून है। हालांकि तमाम जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन अब 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता यानी कि सीएए को लागू कर दिया गया है। और अब आप समझिए कि जो सीएए है वो कैसे और किस पर लागू होगा, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से आए जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन धर्मों के जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का यह कानून है। अगर वो भारत में रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, तो इन देशों से आए हुए नागरिकों को और इन धर्मों से जुड़े हुए नागरिकों को सीएए के अंडर नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान से जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान जो कि इसमें शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश शामिल हैं और ये 5 धर्म शामिल हैं जिनके लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है एक रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसका मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी का नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। इसका स्वागत करता हूँ, बेहद खुश हूँ मैं इस बात से। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले होना चाहिए था सब कुछ, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी और मैं समझता हूँ कि ये समय सबसे उपयुक्त समय है। जो पार्टियां विरोध कर रही थी वो जनता में जाकर अब इसका विरोध करें। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम जनता में जाकर इसका समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर से जनता मालिक है, कोई मालिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति मालिक नहीं है, जनता मालिक है। जनता ही पॉलिटिकल व्यक्ति को बनाती है, तो वो अपने आप निर्णय दे देगी कि जनता किसके पक्ष में है। क्योंकि वो तो इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें तो खुश होना चाहिए, लेट हो गया। तृणमूल को खुश होना चाहिए, सपा को खुश होना चाहिए, दूसरी और लोग पार्टी हैं उनको भी इस बात से खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो इसका विरोध कर रहे थे, हम ही तो करना चाह रहे थे। अब अगर निर्णय लिया तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतना अच्छा टाइम है ये
इसमें सीधा सीधा मतदान भी हो जाएगा। तो कांग्रेस जो विरोध कर रही है, कर लेना कांग्रेस जाएगी जनता में इसका विरोध। तृणमूल इसका विरोध करेगा अब कि क्यों जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई वहां से आए तो उनको जो नागरिकता देने का निर्णय है वो अब वो कहेंगे गलत है, हम कह रहे सही है। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। उस टाइम के जो लीडर थे उन लोगों ने भी ये बात कही थी कि अगर कभी भी इनके लिए खतरा होता है तो भारत इनकी शरण स्थली होगा, भारत इनकी चिंता करेगा। जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए, और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए, इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से उन परिवारों को लेके आया जिनके बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं थी, जिनके धर्म पर बन आई थी, और मुझे लगता था कि जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलेगी ये हमारे पे एक बहुत बड़ा आत्मा पे बोझ रहेगा। हमने इनके परिवार तो बचा दिए, लेकिन अब इस सम्मान से देश में रह सकें ये इनके लिए जरूरी था। जैसा मैंने अर्ज किया कि हम लोग चांद के सिलसिले में, रमजान के सिलसिले में मसरूफ हैं। आप लोगों के जरिए से ये मालूम हुआ है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लिहाजा हम लोगों की लीगल कमेटी इस पूरे नोटिफिकेशन को भी, उस सिलसिले में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए होंगे उस पर स्टडी करेगी। उसके बाद ही कोई बात रखी जाएगी। लेकिन हुकूमत के जिम्मेदारों के जानिब से अभी तक जो बात आ रही है वो ये कि इससे किसी की भी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये हम सबका मुल्क है और कोई भी किसी की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें और इस मुबारक महीने को पूरी तरीके से इबादत में गुजारें और अपनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो उलमा हैं वो इस सिलसिले में अपनी बात रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है पूरे मसौदे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से देश को पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि छोटे कार्यक्रम करके 5 साल तक डुगडुगी बजाते हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जिससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक कंजेशन होता था उसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरुग्राम न केवल एनसीआर के लोग, गुरुग्राम और दिल्ली के लोग, बल्कि जो ऑल ओवर इंडिया के जो यात्री उस रोड से जाते हैं उनको बहुत फायदा इससे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया है और टनल का मुआयना भी किया है। 5 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की झलकियां आप देख रहे हैं। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये इलाका
एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहा है। और वहीं मंच से पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम मनोहर लाल के साथ अपना किस्सा भी सुनाया। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा और वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी का आभार जताया। गडकरी ने कहा कि अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। प्रोजेक्ट है, वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4-4 लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिजाइन है और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। और मुझे खुशी है कि एस्टिमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। और वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आपका जगमग आगमन हुआ हरियाणा में। हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है, उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देश भर में आपने शुरू कराया, वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ।
वन रैंक वन पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर ये भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं। चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी, ये एक सड़क का भी एक हाईवे के नाते से उसके भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। तो आपके आगमन पर जो हरियाणा के विकास, चाहे पिछले दिनों में एम्स की बात हो अथवा उससे पहले भी, चाहे हमारे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, केएमपी और केजेपी, उसका भी लाभ हमको यहां मिल रहा है। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान पूर्व सीपीएस और विधायक राम शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। कई पार्टीज के पदाधिकारी और सरपंच बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सांसद संजय भाटिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बात ही नहीं कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला तो ऐसा चलेगा। राजेंद्र सिंह जी का कोई एक स्थायी जैसा एक विषय रहना चाहिए, उनको भी लगा नहीं। वो अपने तरीके की बातें कभी करते रहते हैं। जैसे आप जो उनके बेटे तो भी कहते मेरा तो बहुत पुराना संबंध रहा है कांग्रेस से, और अभी भी लगातार संपर्क में थे। मुझे लगता है कि जिस आदमी को विचारपूर्वक जहाँ एक बार आना चाहिए, विचार को समझ करके आना चाहिए। हमने तो आज यहाँ भी जो कांग्रेस के लोग आए हैं उनको कहा भारतीय जनता पार्टी को समझ करके आना चाहिए, बिना समझे या नहीं आना चाहिए। अगर वो बिना समझे आए थे चल। और अब बात करते हैं हिसार की, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार से सांसद बृजेंद्र कुमार के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले कदम पर कटाक्ष करते हुए उन्हें कहा कि उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया, क्योंकि बृजेंद्र किसी संगठन में सहजता से काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में काम करने की उनकी आदत नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो वैसे भी बीजेपी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। बीजेपी एक संगठन है, उन्होंने इस प्रकार के संगठन में कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत पॉलिटिक्स की। 10 साल पहले हमारे साथ आए थे वो, लेकिन वो इस प्रकार की पॉलिटिक्स में सहज महसूस नहीं कर रहे थे जो व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स उन्होंने की है। तो क्योंकि पूरा जीवन उसी प्रकार की पॉलिटिक्स की है, या एक संगठन की पॉलिटिक्स है, संगठन के हिसाब से ही चलते हैं। आपने देखा होगा उनके जो बयान थे वो आज तक इस प्रकार के थे, वो संगठन से संबंधित जो व्यक्ति है वो उस प्रकार के बयान नहीं देता। मेरी इंडिविजुअल राय कुछ भी होती है, लेकिन मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ तो उस समय मैं उसी हिसाब से बयान देता हूँ। लेकिन वो अपनी मनमर्जी से ही सारी बात करते थे। किसी मामले में भी ये कहना कि भाई अगर आप समझौता करोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये इस तरीके की। हमारे यहाँ क्या है कि हमारी हो सकता है मेरी भी इच्छा कुछ हो, लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरा हाईकमान जो फैसला करेगा मैं उसको मानूंगा। मेरी राय ये है, मैं अपने अधिकारियों के सामने कहूंगा, प्रेस के सामने नहीं कहूंगा, मैं अपने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखूंगा, लेकिन फैसला जो मेरा नेतृत्व करेगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन वो इस प्रकार की राय थी उनकी, उनका तो फैसला था कि मेरे ही फैसला मैं मानूंगा कोई तो मैं। और वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, कांग्रेस बीजेपी को संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देगी। 2-3 बातें हैं। पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो वो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं। हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी के लिए 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000। ये फर्क है, हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार
1 वर्ष से या पिछले सवा वर्ष से जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले सवा वर्ष में 35 से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हरियाणा के अंदर आने। और वहीं हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष गीता भुक्कल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा है कि संकल्प पत्र को लेकर सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, संकल्प पत्र के जरिए अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा की अध्यक्ष कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल जी। मैम, आज मैनिफेस्टो को लेकर के जो चर्चा थी, सबसे पहले तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है जो मैनिफेस्टो को लेकर सबकी राय ली जा रही है? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी राज्यों में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। उसके लिए फॉर्मल मीटिंग आज हमने मीटिंग ली, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बावरिया जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी और हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सभी सम्मानित साथी इसमें आए, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी की सलाह से, मशवरे से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाए। तो आज फॉर्मल एक मीटिंग हम लोगों ने की है, उसमें जिसमें इंटरेस्ट है, कोई किसान से संबंधित बात करना चाह रहा है, महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी एक समस्या है, चाहे पीने के पानी की समस्या है, हेल्थ के बारे में है, शिक्षा का क्षेत्र है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, सभी तरह की कुछ ऐसी डिस्कशंस आज हुई हैं। क्या ये पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे या आप हरियाणा में ही अपनी तरफ से जारी रहेंगे? देखिए, अभी तो आपको मालूम है कि ये हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए, हमारे विधानसभा के लिए ये मैनिफेस्टो है। इस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी की सलाह से ही एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करने का। लोकसभा में भी इसको कुछ आप बातें रखेंगे, इनको लागू रखेंगे? हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो संकल्प पत्र के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी फील्ड में जा रहे हैं, जो हमने वायदे जनता से किए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव होगा। जो विधानसभा का हमारा घोषणा पत्र होगा वो विधिवत तौर पर नामकरण के साथ उसकी हम घोषणा करेंगे। और ये जो है संकल्प पत्र हैं या जो हमारी ऑलरेडी घोषणाएं हैं, उसको भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे घोषणा पत्र में वो शामिल हो। ये जो आज जो है उसको शामिल संकल्प आप उसी में चाहेंगे शामिल किया जाए? देखिए, आज हमारे जितने भी सदस्य आए हैं उनकी हर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। हमने उनसे जानने का प्रयास किया है कि आपको क्या लगता है कि हमारा घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र हो, जुमला पत्र ना हो। और हम लोग चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी 2005 में और 2009 में, उस समय हमने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनसे ज़्यादा बढ़कर हमने कार्य करने का काम किया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र हो, हम वो वायदे करें जो हम जनता के साथ पूरे कर पाएं। अंतिम प्रश्न ये है कि जैसे बीते दिनों में देखा था, हुड्डा जी ने बात रखी थी, आप लोग भी गए, 6000 पेंशन की बात की गई थी, बिजली की बात, गैस सिलेंडर की बात, क्या वो बातें इसमें सब में शामिल की जा रही हैं? बिल्कुल की जाएंगी। वो ऑलरेडी हमारा, चाहे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस है, चाहे हमारी जन संदेश यात्राएं चल रही हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमने आम जनमानस के बीच में जाकर उनको कहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो हमारा संकल्प पत्र जो है सभी की सलाह उसमें ली जाएगी और वो घोषणा पत्र का हिस्सा बनेगा। धन्यवाद। तो गीता भुक्कल जी, जो कि प्रदेश की मैनिफेस्टो जो कमेटी जो बनाई गई है उसकी अध्यक्ष, और इनका कहना है कि जो तमाम मुद्दे थे उनको लेकर के जो तमाम बातें रखी गई उनको इसमें लागू किया जाएगा, जो अब से पहले भी घोषणा है, और उसको लेकर के तमाम वर्गों की ये राय ली गई है, जिसमें चाहे लोकसभा हो या फिर आने वाले समय विधानसभा हो। विधानसभा चुनावों को लेकर के भी जो ये संकल्प पत्र है उसको तैयार किया गया है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तमाम पार्टीज अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही हैं। कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लुभाने के लिए या हकीकत के धरातल पर जो काम पार्टीज की तरफ से हो सकता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कैसे कन्विंस किया जाए। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।